आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जिस पे हम आप लोगों के व्यूज जानना चाहेंगे वो ये है कि आपके ख्याल में ज्यादा जरूरी क्या है कि आपके आसपास में एक प्लेग्राउंड हो या फिर फ्री वाईफाई हो? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शाम रज़ा है। मैं ये कहूँगा प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड क्यों सर? सर वहाँ पर वाईफाई के सिग्नल अच्छे आते हैं। सर मेरे ख्याल में प्लेग्राउंड होना चाहिए जिससे फिजिकली तौर पे इंसान फिट रहता है। मैं वाईफाई को वोट दूंगी। और क्यों? क्योंकि मेरे पास नॉन पीटीए फोन है। वालेकुम अस्सलाम। प्लेग्राउंड इसलिए बेहतर है, आप जैसे हैंडसम लोग जो वहाँ पे नज़र आते हैं, खूबसूरत लोग। मुझे कौन से ग्राउंड में आपने देखा है? मैंने आपको काफ़ी जगह देखा सर। कौन से ग्राउंड में? जैसे आज देख रहा हूँ। ये आपको ग्राउंड लग रहा है? ये ग्राउंड भी है और ये फिजिकल तौर भी माशाल्लाह आप इतने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, तो ये ग्राउंड की बदौलत हो सकता है। आप कभी मेकअप ट्राई करें? यकीन करें, आपका नाम क्या है सर? राशिद गौरी। राशिद साहब, यकीन करें आपको मैं मेकअप की 2-3 अच्छी स्टिकें और बेसे बताता हूँ, बड़ा फायदा हो जाता है। मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ कि बिल्कुल वो कह रहे हैं कि ग्राउंड की तायद कर रहे हैं कि ग्राउंड होने चाहिए हैं, फ्री वाईफाई हो या ना हो। जी जी। जैसे काफी लोगों ने कहा कि आपको फिजिकल एक्टिविटी और मेंटली आपको एक बहुत जबरदस्त ब्रेक मिलता है, जो कि बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि फोन तो हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर ही लेते हैं। अगर अपना डेटा ना भी यूज कर रहे हो तो वाईफाई भी कहीं ना कहीं से हमारे हाथ लग ही जाता है। लेकिन ग्राउंड वाईफाई से ज्यादा फायदेमंद चीज है और उसके फवायद जो हैं वो आपको लॉन्गर रन के लिए भी मिलते हैं। लीजिए बुलाते हैं अपने आज की मेहमान को। शी इज अ डायरेक्टर, शी इज अ डांसर एंड शी इज एन एक्टर, मोहतरमा अर्जुमंद रहीम। अर्जुमंद, आपके आने से पहले आपको आवाज आ रही होगी, हमने एक सवाल पूछा और उसमें लोग मुख्तलिफ अपने कमेंट्स दे रहे थे कि बड़ा अहम सवाल है वैसे। एग्जैक्टली कि व्हाट इज मोर नीडेड, इज इट अ प्लेग्राउंड और फ्री वाईफाई? आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर, इट्स ऑब्वियसली द प्लेग्राउंड। मैं पीछे बैठे जब ये बात सुन रही थी ना, तो मुझे याद आ रहा था वो वक्त जब मोबाइल फोन्स नहीं थे, वाईफाई नहीं था, गलतियां नहीं होती थी, लोगों के दिमाग तेज चलते थे। Yes. अब आसानियां हो गई हैं तो लोगों ने दिमाग से सोचना बंद कर दिया। सोचना बंद कर दिया, हमारी मेमोरीज फारिग। पहले आपको पूरे अपने नंबर कितने याद होते थे? जी जी, कि आपका नंबर क्या है, फलां का नंबर क्या है, दोस्तों के। अब तो हमें 2-3 नंबरों के अलावा कुछ याद ही नहीं होता। बिल्कुल तो ऐसा ये एक बिल्कुल हमें फोन के करामात में से जो एक है। मगर एट द सेम टाइम यहाँ पे यंगस्टर्स बैठे, उन्होंने कहा कि जी हमें वाईफाई चाहिए। वो आदी हो गए ना ऑफ द शॉर्टकट। उन्होंने कभी वो लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस ही नहीं किया हुआ जो हमने एक दौर देखा हुआ है बाकायदा, जिसमें सबसे पहले जब इंटरनेट आया था तो आपको भी याद होगा, आई होप, कि वो डायल अप वो एक प्रोसेस था। बिल्कुल, आवाज आती थी और आप इंतजार करते थे कि मेरे कई मिनट्स खत्म तो नहीं हो गए। बंडल खरीदते थे और बड़ा वो नपा तुला आपका वक्त होता था कि आधे घंटे के लिए यूज करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, और आप ज्यादा प्रोडक्टिव थे मेरे लिहाज से। अब अगर मैं मुआवजा ना करूं उस बात का, तो आई थिंक वी वर मोर प्रोडक्टिव एंड आई थिंक वी वर मोर फोकस्ड। हम किताबें भी पढ़ते थे, हम खेलते कूदते भी थे, हम फिजिकली भी एक्टिव थे, तो बहुत से फवायद थे। वो कहते हैं कि नहीं जी, अब हम कैप्शंस पढ़ते हैं, आपका स्टेटस पढ़ते हैं, और हम देखते हैं कि आप क्या खा रहे हैं। इजी, हजम करना आसान है ना कि आप क्या खा रहे हैं। हाँ, चाहे आपके देखने की वजह से अगले को हजम हो या ना हो उसका मगर वो मजे की बात है, अगला लगाने वाला भी माइंड नहीं करता। नहीं, क्यों नहीं, वो कहता है अच्छा है, सड़ो देखो मैं क्या खा रहा हूँ, नजरें लगाओ मुझे। मगर मुझे ये बताया अर्जुमंद, आप क्या हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती थी? नहीं, लेकिन मुझे शौक था, एक हॉबी के तौर पे तो थी ये चीज, स्कूल कॉलेज के जमाने से थी। थिएटर से मेरी शुरुआत हुई थी। जो सोचा था वो ये था कि मैं शायद फिल्म डायरेक्टर बनूंगी, जिसके लिए आपने तालीम भी हासिल की जी, और एक्टिंग मैं साइड पे रखूंगी। एक्टिंग एक ऐसी चीज होगी जो मुझे मजा आता है, तो चलो ठीक है वो साइड पे होगा, लेकिन वो मेरा प्रोफेशन नहीं होगा। मेरा प्रोफेशन तो जाहिर बात है कोई सीरियस काम होना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है ये सीरियस नहीं है? आई डोंट नो, आई फील आई एम वेरी लकी। मैं बहुत खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मुझे वो काम नहीं लगता, मुझे मजा आता है। काम की जो हमारी आई थिंक एक डेफिनेशन है ना कि वो बड़ा एक सीरियस कोई जॉब नौकरी होती होगी आपकी, जिसके आपको पैसे मिलते होंगे, वहाँ आपको बड़ा अपना दिमाग लड़ाना होता होगा। तो वो क्योंकि मुझे महसूस नहीं होता जब मैं सेट पे होती हूँ, जब मैं काम कर रही होती हूँ, मैं इतना एंजॉय करती हूँ एक्सपीरियंस कि मुझे लगता है ये तो चलो खेल कूद हो गई,
अब काम कब करना है? ओके, ठीक है। सो आई एम वेरी लकी, आई थिंक हम सब ऐसे लोग जो ऐसा काम करते हैं जिंदगी में जो हमारा प्रोफेशन भी होता है, यानी कि हमारा इश्क जो है या हमारी जो चीज एक ऐसी है जो हम एंजॉय करते हैं, वही हमारा प्रोफेशन है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप के प्रेशर में आके डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए या बैंकर्स बन गए, ड्राई जॉब्स में चले गए। तो आई डोंट नो वेदर दे एंजॉय देयर लाइफ सो मच और वेदर एंड दे आर गेटिंग, बट दे डू इट बिकॉज तनख्वाह मिलती है, घर चलाना है। तो मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मेरा घर भी चल जाता है और मैं खुश भी हूँ। मगर मुझे एक बात बताएं, जैसे आपने कहा कि आपने जाके न्यूयॉर्क से डायरेक्शन जी पढ़ी, ठीक है, और आपने बीच में पिछले 20 एक साल में बहुत दफा एक्टिंग में आई और आप फिर चली जाती हैं कहीं जी, कैमरे के पीछे, आई गेस चली जाती हो शायद, फिर आप आती हैं, फिर आप चली जाती हैं, और अभी कुछ अरसे से आप आई वुड से कि ज्यादा हमें नजर आ रही हैं। अब मैं जरा ज्यादा कंसिस्टेंट हो तो गई हूँ। क्या अब ये एक रेगुलर चीज हो गई है या यू आर डन विद दैट एक्सपेरिमेंटिंग? इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, इसकी नहीं, अभी भी नहीं हो है? सकता है, अभी भी नहीं है। अच्छा, अभी भी आप गायब हो सकती हैं दोबारा? एब्सोल्युटली। देखिए, आई थिंक आई एम अ क्रिएटिव ह्यूमन बीइंग और मुझे अपने काम से रिलेटेड बाकी सारे काम भी बहुत अच्छे लगते हैं। मसलन कंटेंट क्रिएशन, मसलन स्क्रिप्ट जो कि हमारी ड्रामे की रीढ़ की हड्डी होती है, कहानी, और फिर वो कहानी आप सुनाएंगे कैसे और हर किस्म में आप लोगों का इंटरेस्ट कैसे बरकरार रखेंगे। तो ये एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है, दो चीजें साथ साथ चल रही हैं। और फिर अगर आप मेरी तरह अगर जाकर बैठ जाएं किसी प्रोडक्शन हाउस में और कंटेंट को आप वहां से देख रहे हो, तो आप चैनल को भी जवाबदेह होते हैं। वो सिर्फ आप पे नंबर्स फेंक रहे होते हैं कि हमें नंबर्स पिछले वाले ड्रामे में क्योंकि ये आए थे ऐसी ही चाहिए। अब आपको निगोशिएट करना है बड़े क्लेवरली कि ठीक है, उनका भी दिल खुश हो जाए, राइटर का जो लिख रहा है बेचारा क्रिएटिव इंसान, उसका भी कुछ पास रख लें आप, उसका दिमाग का, उसकी क्रिएटिविटी का, खुद भी आप थोड़े बहुत खुश हो जाएं। और फिर जब वो ड्रामा बन के ऑन एयर आए, जब उसकी व्यूअरशिप बनती है, तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है ना कि आपने कोई ऐसा काम किया जो कि लोगों के दिलों को छू गया या उनके दिमाग को कोई चीज उजागर हुई, कोई काम हुआ, कोई बात तो हुई, मजा आता है। मगर आप कई दफा प्रोडक्शन हाउसेज में, चैनल्स में कंटेंट की साइड को भी डील कर चुकी हुई हैं, एंड देन एक्टिंग तो आपको जानते हैं लोग कि आप सामने आके एक्टिंग भी कर रही होती हैं। तो ये जो एक डिबेट है जिसके ऊपर हमेशा हमें स्पेशली सोशल मीडिया पे भी काफी बहस देखने को मिलती है कि जी ये एक ही टाइप के सास बहू वाले ड्रामे क्यों होते हैं, तो ये क्यों होते हैं? जो लोग ज्यादा देखेंगे वो जाहिर बात है चैनल तो यही चाहेगा ना, वो तो एक कॉर्पोरेट एंटिटी है। तो ये जो लोग हैं, ये सब लोग जो हैं एक्चुअली में मानते नहीं हैं, मगर ये छुप छुप के सारे सास बहू वाले ड्रामे देखते वही हैं। हाँ। ठीक है जी, जब भी आउट ऑफ द बॉक्स काम हुआ है और कुछ बहुत कमाल के ड्रामे बने हैं, पिछले 5-10 सालों में भी कुछ बहुत कमाल के ड्रामे बने हैं, तो वो फिर क्रिटिकली अक्लेम्ड थे, वो डिस्कस बहुत हुए, उन पे बहस हुई, उन पे सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत कमेंट किया, या हमारे क्रिटिक्स ने, जब तो बहुत से ऐसे शोज हैं ना जिनमें ड्रामे को एनालाइज किया जाता है और उस पे क्रिटिक्स दी जाती हैं, तो शोज में वो ड्रामे बड़े डिस्कस हुए, जर्द पत्तों का बन और इस किस्म के जिसमें कोई मैसेज स्ट्रांग मैसेज, लेकिन नंबर्स नहीं आए। हाँ, व्यूअरशिप इस पे आने लगा था। क्या आप ये समझती हैं कि बहुत ज्यादा कमर्शियल ड्रामा हिट होना एक सेपरेट चीज हो गया है और सोशल मीडिया पे उसका तारीफें होना और डिस्कस होना एक और चीज हो चुका हुआ है? इस वक्त आई थिंक वी आर गोइंग थ्रू दैट फेज, बट आई थिंक दैट देयर इज पॉसिबिलिटी फॉर अ हेल्थी बैलेंस एंड आई थिंक इट्स वेरी अचीवेबल। पॉसिबिलिटी तो हमेशा रहती है, मगर ये दो अलग-अलग स्कूल्स बन चुके हुए हैं, अब बने हुए हैं, थोड़ा सा बदलाव आया है। इट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर्स विजन। आई एम अ फैन ऑफ सैफ हसन्स वर्क एज अ डायरेक्टर, इतना उनका तजर्बा है, वो इस चीज को समझ गए हैं कि अगर थोड़ी सी सीरियस मैसेज भी है, बट आपको उसको पेश कैसे करना है, दिखाना कैसे है, एक ऐसे जोन में आपको लेके जाना है व्यूअर को कि उसको पता ना चल रहा हो, यानी कि आप हैमर ना कर रहे हो अपना मैसेज, बट यू गिव योर मैसेज बट यू पैकेज इट इन सच अ वे दैट इट्स एंटरटेनिंग एज वेल। आई थिंक द ट्वेन कैन एंड शैल मीट, वो हो सकता है और हुआ भी है, चंद एक एक्सेप्शंस में हुआ है। अब उस एक्सेप्शन को हमें जनरलाइज्ड उस जोन में लाना है कि ये और होना चाहिए, ये आम तौर पे होना चाहिए, वो एक्सेप्शन ना रहे। वेलकम बैक। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुआ है और मेरा क्वेश्चन मैम आपसे है कि जब आप न्यूयॉर्क की फिल्म अकेडमी से डायरेक्शन की डिग्री हासिल करके पाकिस्तान वापस आई, आपको यहाँ की शोबिज़ इंडस्ट्री में और वहाँ की शोबिज़ इंडस्ट्री में क्या फ़र्क नज़र आया? अच्छा, मैं वहाँ सीखने गई थी और क्राफ्ट सीख कर आई। वहाँ की शोबिज़ इंडस्ट्री में मैंने सच काम ऑब्वियसली नहीं किया क्योंकि मैं स्टूडेंट थी, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो फ़र्क है पाकिस्तान से बाहर जितना काम हो रहा है जिन ममालिक में जहाँ पे आप प्रॉपर एक इंडस्ट्री देखते हैं, हमारे हमसाए मुल्क में भी और आप ईरान जैसे मुल्क में भी देखते हैं और ऑफ कोर्स हॉलीवुड तो है ही। जो फ़र्क है, अगर आप टू आंसर योर क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट और बेहतर प्लानिंग। हमारे यहाँ आई फील हम अभी भी बहुत सफ़र करते हैं
क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें लास्ट मिनट पे छोड़ देते हैं, हम बहुत लास्ट मिनट डिसीजंस लेते हैं, और ये जो अलमिया है चीज़ों को लास्ट मिनट पे छोड़ देना और पहले से फोरसाइट ना रखना और पहले से प्री प्रोडक्शन पे मेहनत ना करना, ये हमारा अक्रॉस द बोर्ड, ये सिर्फ हमारी मीडिया इंडस्ट्री का अलमिया नहीं है, ये आई फील हर डिपार्टमेंट, हर महकमे का प्रॉब्लम है, इवन एट अ गवर्नमेंट लेवल। आप हिस्ट्री की किताबों में, पाकिस्तान स्टडीज़ की किताबों में पढ़ा होगा ना, 5 साला मंसूबे जो बनते थे वो कहाँ हमने कंप्लीट होते हुए देखे हैं अपने मुल्क में। नई हुकूमत आती है, वो पहले वाला प्लान ठप कर देते हैं, दूसरा प्लान स्टार्ट हो जाता है, वो टाइम और पैसा भी ज़ाया। अब नई सड़क बन रही है, पुराना वाला आधी बन के छोड़ दी हुई है। सो ये जब होगा ना तो ऑब्वियसली आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। और मीडिया इंडस्ट्री में भी यही मसला है कि मैंने जब भी बाहर काम किया है लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ कोलैबोरेट किया है, वो वक्त की अहमियत को समझते हैं, वो वक्त ज़ाया नहीं होने देते। उनको बहुत प्रॉब्लम होती है इस बात से कि इस टाइम पे ये सीन स्टार्ट होना था और एन वक्त पे वो नहीं कहेंगे कि फ़लाना प्रॉप लेके आओ। हमारे हम आज तक सेट्स पे कई बार इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, जो कि बहुत आसान है, अगर एक रात पहले डायरेक्टर भी गो थ्रू कर जाता है कि मेरे कल के ये सीन्स हैं, ये ब्रेकडाउन है, तो इसके लिए मुझे ये लिस्ट है, ये मंगवा देना, वो हो जाएगा मैनेज अगर वो पहले से बता दे। लेकिन डायरेक्टर्स भी हमारे एन वक्त पे बता रहे होते हैं कि नहीं ये सीन मैं यूँ नहीं करूँगा, ये मैं यूँ करूँगा। अब जाहिर बात है एन वक्त पे चीज़ें अरेंज करना फिर वक्त तो ज़ाया होगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट एंड फोरसाइट एंड प्रोड्यूसर का पैसा बचाना, आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ योर एथिकल ट्रेनिंग ऑल्सो। तो ये मैंने फ़र्क देखा है हमारी इंडस्ट्री में और बाहर के। मगर आपने अच्छा एनालिसिस किया कि ये हमारा टोटल हर फील्ड का ही अलमिया है, ना कि सिर्फ ये मीडिया इंडस्ट्री का हो। ये टाइम मैनेजमेंट तो हम वैसे ही ज़बरदस्त बुरे हैं इसके अंदर। बिल्कुल सही कहा जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरहा ईमान है। मेरा मैम आपसे क्वेश्चन है, आपने थिएटर और ड्रामों से शुरुआत की, आज के ड्रामों में और उस दौर के काम में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? थिएटर और टीवी कंपेयर कर रहे हैं, थिएटर और थिएटर ही कंपेयर कर रहे हैं? दोनों कह रही हैं। अच्छा, फर्क क्या आपको लगता है बेसिकली पुराने उसमें और अब नए उसमें? आई थिंक कराची में तो नैपा जैसी इंस्टीट्यूशन, अगर हम थिएटर की बात कर रहे हैं, और लाहौर में तो एक थिएटर का बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन और कल्चर रहा है। एक हमारा कमर्शियल थिएटर भी यहाँ का है जो कि बड़ा कामयाब है, अभी भी है मेरे ख्याल में। दूसरा जो ऑल्टरनेट थिएटर कह लो उसे, जिसमें कि एक्सपेरिमेंटल काम भी हुआ है, वो भी एग्जिस्ट करता है, अभी भी है। यहाँ पे लोग हैं जो कर रहे हैं ऐसा काम। तो थिएटर में आई फील, जब मैंने शुरुआत की थी 90s में, 1995 आई थिंक आई स्टार्टेड, तो उस वक्त ना स्क्रिप्ट्स की बहुत कमी थी और ओरिजिनल कंटेंट की बहुत कमी थी। हम बाहर के स्क्रिप्ट्स, मतलब अमेरिकन प्ले राइट्स की, और कोई कभी इंडियन मिल गया प्ले राइट, उसकी कोई स्क्रिप्ट उठा ली, लोकल इंडिजिनस राइटिंग नहीं हो रही थी। लेकिन अब इन द लास्ट आई वुड से 15 से 20 सालों में बहुत सा लोकल कंटेंट आया है। तो आई थिंक राइटिंग के लिहाज से बड़ा फ़र्क है कि हम अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं, जो कि बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर ड्रामा देखने जा रहे हैं तो वो कहानी ऐसी होनी चाहिए जो हमारे दिल को लगे, हमें लगे कि ये तो मेरी कहानी है, या ये मेरी बहन की कहानी है, या मेरे चाचा भी के साथ भी यही हुआ था। तो वो रिलेटेबिलिटी बनती है जब आपकी लोकल राइटिंग होती है। रहा सवाल थिएटर एंड टेलीविजन, तो वो तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का कंपैरिजन हो रहा है। तो आई थिंक देयर इज नो वन आंसर फॉर दैट। आई मीन वो टेक्निक ही अलग है, उसका ग्रेटिफिकेशन प्रोसेस भी बिल्कुल अलग है, उसकी सेटिस्फैक्शन अलग है, उसकी मेहनत अलग है, उसका फोकस अलग है। तो आई डोंट नो, आई मीन दैट वुड बी माय आंसर। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, माय नेम इज़ अफशा। मैम मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने हमेशा रवायती और रोती धोती हीरोइंस के करैक्टर को छोड़ के हमेशा मजबूत और मुनफरिद करैक्टर्स का आपने इंतखाब किया, तो आपका जो ये इंतखाब है ये शऊरी था या इत्तफाकिया? अच्छा, एज इट हैपन्स आजकल मेरा एक ड्रामा जो कि डेली चल रहा है, वो बिल्कुल टिपिकल है और मैं उसमें लड़ाइयाँ कर रही हूँ। बट यू आर राइट, बाय एंड लार्ज मेरी कोशिश होती है कि कॉन्शियसली वो इत्तेफाक नहीं है। और जब मुझे बैक टू बैक, फॉर इंस्टेंस जैसे एक कैरेक्टर रजिस्टर हो गया, जैसे शेर में जब मैंने वो एक पंजाबी फुप्पी का किया था और बड़ी डोमिनेटिंग सी वो फुप्पी थी और सारा कुछ, वो बड़ी अच्छी कहानी थी, बड़ा अच्छा कैरेक्टर भी था। तो फिर मुझे लाइन से ऑफर्स वैसे ही आने लगे कि नहीं, जो डोमिनेटिंग जो औरत है उसका कैरेक्टर अर्जुमन से करवाएंगे। तो फिर मुझे उनको रोकना पड़ा वहाँ पे कि नहीं भाई, मतलब मुझे अब किसी भी औरत भी करनी है, ये मुझे फलां कैरेक्टर क्यों नहीं दे रहे? नहीं नहीं, आप उसमें सूट कर रही हैं। सो आई थिंक डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स की ये काहली कहेंगे ना, लेजीनेस कहेंगे, कि वो बना बनाया हमें किरदार मिल जाए, एक्टर ऐसा मिल जाए कि हमें ना कुछ करना पड़े। वो लुक भी उसकी बनी हुई होगी, वो उसका बोलने का तरीका, उसकी चाल ढाल, सब कुछ वो बना बनाए मिलेगा, वो आएगा, हम कहेंगे रोल एक्शन और वो शुरू हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली मुझे तो काम करना है ना, और मुझे तो यही तो मज़ा है असल में। एक्टिंग में जो मज़ा है वो क्रिएटिव प्रोसेस है जो कि आप लोग देख नहीं पाते, आप तो एंड रिजल्ट देखते हैं। बट वो जो प्रोसेस होता है कि आपको अभी पता नहीं है कि ये कैसे होगा, क्या होगा और क्या नहीं होगा, और आप डरे हुए भी होते हैं कि पता नहीं काम करे ना करे, व्हाट इफ इट फेल्स, क्या पता वो लुक हमने तो सोची भी है लेकिन वो जब आएगी तो वो क्या वो
वो बनेगी सही कि नहीं, वो मजेदार होता है प्रोसेस, तो वो मेहनत जरूरी है। तो मैं वो इत्तेफाक से नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ कि सिलेक्ट करूँ कि अगर एक ऐसा हुआ है तो फिर दूसरा कुछ उससे मुख्तलिफ हो। मगर वैसे अभी आजकल के जैसा आपने कहा कि अभी ये लास्ट आपका एक डोमिनेटिंग वो था, और इससे पहले भी आप एक पंजाबी इस किस्म का कर चुकी हुई हैं, तो ये रिसेंटली अभी कुछ सालों के अंदर आपको ये वाली साइड मिला, वरना अदरवाइज रिमेंबर कि हमेशा एक बहुत आपको नफीस और फिनेस वाला कैरेक्टर मिलता था। यस, पहले मेरी क्या कहते हैं, लड़ाई तो नहीं लेकिन एक बहस रहती थी विद प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स कि जहां मल्टीपल ऑब्वियसली एंसेम्बल कास्ट है या व्हाटएवर, लेकिन तो मेरी शक्ल देखते ही वो सब जो मासूम, पिसी हुई, पिटी हुई, वो आपका या बीमार, कमजोर, लाचार तो अर्जुमंद रहीम को बुला लो। अब जहाँ मेरे एक दो कैरेक्टर हिट हो गए जिसमें मैं ज़रा सी डोमिनेटिंग थी, अब वो कह रहे नहीं लाचारी आप पे नहीं सूट करती। अरे भाई, शुरू के 20 साल तुमने वो कराया मुझसे, अब तुम आइंदा के 20 साल क्या मतलब, तुम्हारा प्लान क्या है? वेलकम बैक टू गपशप, हमारा अगला सेगमेंट और करें पोस्ट, जिसके अंदर हम आपको आपकी कुछ पोस्ट दिखाएंगे। अरे मैं तो सोशल मीडिया पे बहुत इनएक्टिव हूँ, इनएक्टिव कुछ नहीं मिलेगा आपको। चलें फिर देखते हैं जो आपने चीजें लगाई और लिखी तो उसका क्या मतलब था और शायर क्या कहना चाह रहा था उसमें। जी दिखाइए। अरे, माय फर्स्ट लैब सैंडी वाज स्टोलन फ्रॉम अस इन 1985, लव्ड एंड मिस्ड फॉरएवर। ये आपकी तस्वीर जो कि आपने 2019 में लगाई थी सैंडी के साथ। बट मैं उसमें 8 या 9 साल की हूँ। सैंडी भी छोटा ही था उस वक्त। सैंडी भी छोटा ही था। सैंडी जो है ना हमारा लैब, एंड लैब्स आर जनरली कंसिडर्ड इन ऑल द कुत्तों की जो नस्लें होती हैं, तो उनमें कुछ नस्लें ऐसी हैं जो कि ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और कुछ नस्लें उतनी इंटेलिजेंट नहीं समझी जाती। तो लैब्स जो हैं वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंस पे हाई नहीं है, वो बस बड़े इजी गोइंग से होते हैं। ये कोई एक्सेप्शनल कुत्ता था, ये 2 बार चोरी हुआ और 2 बार महीनों बाद खुद अपना रास्ता ढूंढ के वापस आया। फिर तीसरी बार जब चोरी हुआ तो फिर पता नहीं उसको कहाँ ही ले गए। साबित ये हुआ कि या तो सैंडी बहुत इंटेलिजेंट था या फिर जो चोरी कर रहे थे वो अच्छे लोग और तस्वीर के अंदर हमें एक पुराना ट्रिप रिकॉर्डर भी नजर आ रहा है। कैसेट्स भी आपको, हाँ जी जी, अम्मा को बहुत शौक था तो हमारे घर में हमेशा म्यूजिक। ओके, तो ये काफी पुरानी तस्वीर एक सैंडी के साथ। जी ये आप कह रही हैं थ्रो बैक टू यस्टरडेज एंड सुनो चंदा, टू माय राइट इज माय फादर्स सिस्टर, माय वन एंड ओनली फुप्पो नेम्ड परवीन, फॉन्डली नोन एज Pino. My most loving Pino passed away on 29 December 2018. A severe loss to entire family. 6 months later, I played a flamboyant character called Parveen or Pino in Suno Chanda, which was widely appreciated. My Phuppi Pino was an educationist. I wish my Phuppi could have seen it. She would have chuckled away in an inimitable style. Miss your Pino Phuppo. तो ये आपकी फुप्पो के साथ तस्वीर थी। हाँ, ये मेरी वाहिद फुप्पो। I mean, I have another फुप्पो who's my father's first cousin. Okay. वो नवीद शहजाद जो कि एक्टर भी हैं, वो लाहौर में ही रहती हैं, but she was my father's sister, elder sister. और इन मेरे अब्बू और फुप्पो का बहुत प्यार था, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अफेक्शनेट, बहुत ही अनलाइक जो मैंने कैरेक्टर किया ना पीनो का, वो तो बहुत, तो हम इनको पीनो फुप्पो कहते थे। तो मैंने नीचे हैशटैग शीरीन अंसारी, उनकी बेटी हैं, शी इज अ स्किन स्पेशलिस्ट इन इस्लामाबाद। शी स्टार्टेड वाचिंग इट। अच्छा, मैंने उनको नहीं बताया था कि मेरा कैरेक्टर पीनो है, और और वो बिल्कुल ही वो पीनो फ्रॉम गुजरात, बहुत ही वो एक लाउड फ्लैम्बॉयंट पंजाबी कैरेक्टर था, कॉमिकल था। शी रियली एंजॉयड इट। कि विश आई कुड हैव स्पोकन बेटर पंजाबी लाइक हर। यस। तो उनकी तरह की नहीं आप? नहीं, मैं कहा, मैं तो कराची में रहते रहते प्रैक्टिस नहीं है ना, प्रैक्टिस आती मुझे है जबान, क्योंकि कानों में गई हुई है। माय फैमिली इज ओरिजिनली फ्रॉम लाहौर, तो पंजाबी फैमिली तो है, बट क्योंकि हमने कराची में नहीं बोली तो इतना नहीं सुना हुआ और बोली नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है। ठीक है। ओके जी। ये आप कहाँ पे हैं? ये हम वेनिस में हैं, और हम अभी लैंड किए थे, एंड यू हैव टू गो देन टू द पियर, जहाँ से आप बोट में बैठते हैं और फिर वो बोट आपको आपके होटल पे लेके जाती है, क्योंकि वेनिस जो है वो तो सारा कैनाल्स में बना हुआ है ना, वो पानी पे बना हुआ है। लैंड कहाँ किए थे आप? लैंड तो एयरपोर्ट पे किए थे, व्हिच इज फर्दर अवे। ठीक है। अच्छा, ये आई थॉट कि कोई मैंने बुक कर दी थी ऑनलाइन, तो आई थॉट कोई होगी कोई कश्ती वश्ती, ये लग्जरी में एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ये मैं और अम्मा थे, कराची की हिली हुई थी कि कोई कश्ती आएगी रोड बेसन पे बैठ के निकल जाएंगे। मैं ज़हन में था कि कोई आ जाएगी कश्ती, या उसमें बहुत सारे लोग होंगे, टाइप चीज आना शुरू। ये आ गई। मैंने कहा वेयर आर द अदर पीपल? उनका नो, इट्स फॉर यू। ओए होए होए। मैंने कहा है, तो अम्मा और मैं, तो अम्मा ने कहा चलो बैठो, मैं तुम्हारी तस्वीर लेती हूँ। ठीक है, ओके। और ये आप? ये मैं मिलान में हूँ। मिलान में जाके भी अगर आपने यही करना तो आप बताती, मैं को गुजरात गुजरावाला कहीं भी
पंजाब में ले जा साहब, वाटर पंप बहुत लगे हुए हैं। अभी भी हैं जगह जगह लगे हुए। हाँ हाँ, वाटर पंप तो होते हैं ना, खासतौर पर रूरल साइड्स के अंदर तो बहुत ज्यादा होते हैं, मगर ये तो आपको कहीं भी हो जाना था। आपने बहुत पैसा खर्च किया इस तस्वीर कितना के लिए। प्यारा है वो, उसको देखें तो सही, उसकी कार्विंग देखें। मिलान का भी आर्किटेक्चर बेहद हसीन, और इट्स वन ऑफ द शॉपिंग कैपिटल्स, वन ऑफ द फैशन कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये मिलान ही है जहाँ पे ये कार्विंग वाला रह गया। ये लगा होता ना हमारे यहाँ, ऐसा बेहतरीन नलका लगाना था हमने रिप्लेस करके। ये उसको जितना देखिए तो सही। इसका गोल्ड वोल्ड है सारा निकल जाना था, एक रात के अंदर ही रिप्लेस होनी थी ये चीज। हाँ जी जी आगे दिखाएं। ओए होए होए होए, ये कब की है मैडम? लगी 2016 में है। हाँ, खींची गई थी 2003 में। दिस वाज व्हेन आई वाज लिविंग इन बॉम्बे। अच्छा, तो ये मैंने अपना वहाँ पर एक शूट करवाई थी, फोटो शूट फॉर माय, क्या कहते हैं, लाइक हेडशॉट्स एंड थिंग्स फॉर फिल्म्स अच्छा। एंड ऑडिशंस। तो ये उस वक्त की तस्वीर तो है। उन्होंने कहा कि आपकी जरा एक देसी इंडियन टाइप लुक भी होनी चाहिए, क्योंकि आई वाज ऑडिशनिंग फॉर फिल्म्स देयर। ओके, तो मैंने कहा चलो फिर करते हैं। तो उन्होंने फिर अरेंज की साड़ी और ये वो। अच्छा, तो ये वहाँ उस वक्त तब की की तस्वीर है। उस वक्त की ओके। तस्वीर। ओहो, और ये आ गई तस्वीर जिसमें कुछ चेहरे मैं पहचान गया हूँ। समीना अहमद साहिबा हैं, एंजुलिन मलिक हैं, इफ़त उमर साहिबा हैं, हाजरा हैं, आमना खान, आप और सनम मेहदी मेहदी जरिया, हैं। हाँ। और लास्ट में नहीं पहचाना, ये वो हमारी एक दोस्त हैं ओके, टापी। आपकी दोस्त हैं। और आप लोगों ने ये कोई स्लोगन पकड़ा हुआ है जिसमें आप कह रही हैं हम गुनाहगार औरतें, और तस्वीर के ऊपर अगर आप करेंगे तो टैग किया हुआ है खलील रहमान कमर साहब को। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग साल था जिसमें ये औरत मार्च की तस्वीर है जी, जो कराची बिल्कुल। में मुनक्किद हुआ था। ओके, तो ये अब मैं भूल रही हूँ कौन सा साल था, आई थिंक 2021 था या ये 2020 में तस्वीर लगाई हुई है आपने, तो आई थिंक 20 में, हाँ, तो 19 की ना हो, ये नहीं 20 की होगी। 2020 की है। आई थिंक 20 की है। If अच्छा, you ये remember- मजे की बात ये आपने 8 मार्च 2020 को लगाई हुई है, और 14 मार्च या 15 मार्च के करीब कोविड के बाद लॉकडाउन शुरू हो गया था पूरी दुनिया में। नहीं तो फिर तो ये उससे पिछले साल की होगी। या ये उससे पिछले साल की होगी, या फिर आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया और कोविड फैल गया और लॉकडाउन लग गया। और लॉकडाउन लगा दिया गया हर जगह। इट हैज टू बी आइदर ऑफ द टू थिंग्स, क्योंकि है बिल्कुल उसके ये 11 औरत मार्च मार्च को। थी, इस पे बहुत पब्लिक भी आई थी। इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल औरत मार्च। ओके, तो ये उस वक्त की थी। जी, ये है अबाउट लास्ट नाइट 2019 के अंदर, ये कोई एक लास्ट नाइट थी। ओ मुझे याद आ गया, ये सरवत गिलानी जो हमारी दोस्त हैं, है। एक्टर भी हैं, हाँ। ये उनकी रूफटॉप बड़ी खूबसूरत इन्होंने बनाई थी बिल्कुल। एक जमाने में। तो वहाँ ये विंटर में खास तौर पे, क्योंकि कराची में इतनी सी तो विंटर आती है, बिल्कुल। मतलब मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, हाँ। उसको हम विंटर कहते हैं। जिसके अंदर आप सारे अपने फर वाले हाँ हाँ जैकेट्स देख रहे हैं, निकाल मैंने वो लेते। हाई नेक भी पहन लिया हाई नेक भी आपने, पहन मफलर लिया। भी पहन लिया। मतलब टेम्परेचर कोई 20 से चला गया होगा, बिल्कुल। तो हमने सोचा व्हाई आज नॉट। ही सारे कपड़े सर्दियों के और पहन बॉनफायर भी होगी, तो ये हम लेने। लोग उसी मौके पे आप लोगों ने तस्वीर भी की जी, थी। तभी हम लाल लाल भी लग रहे हैं, वो बॉनफायर भी थी। ओके, ठीक है जी। ये आपकी फैमिली मेमोरीज ऑफ हैप्पी टाइम्स व्हेन अबू वाज अराउंड, लाइफ वाज सिंपलर, ये 2019 के अंदर आपने लगाई हुई है। ये 2019 की ही तस्वीर है या उससे पहले की नहीं है? नहीं नहीं, बहुत पहले बहुत की है। पहले माय की फादर तस्वीर है पास्ड अवे इन 2006। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। So this picture must have been taken in maybe 2000 ओके और 2001 की होगी ये तस्वीर। ओके, और ये आप आपके भाई हैं ये गालिबन? मेरा फर्स्ट कजन है, मेरा अच्छा। चचाजाद भाई है, उमर रहीम। ओके ओके, अच्छा, वो उमर Who रहीम also है ये। dances ओ या अच्छा, मैं And, पहचाना ही नहीं and he's a बिल्कुल उमर रहीम। choreographer. Yeah. Okay, okay, yeah. okay. My brother is in the, if you see up our family जी, जी, pictures, ओके that's Ahmed, my brother, who's in ओके the ओके, picture. ठीक Yeah. है ठीक है जी। आगे दिखाएं। आई सपोर्ट द रिलीज ऑफ सरमद कूसर जिंदगी तमाशा। हाउ कैन बी अलाउ बैंड रिलीजियस आउटफिट्स टू डिफाइन कल्चर एंड डिफाई द लॉ ऑफ द लैंड, द फिल्म हैज बीन क्लियर्ड बाय द सेंसर बोर्ड। ठीक है, ये आपने उस जमाने में एक तस्वीर लगाई जब ये जिंदगी तमाशा बैन हुई थी। मुझे आपने देखी फिल्म? मैंने नहीं देखी हुई थी। उन्होंने रिलीज कर दी है, इट्स अवेलेबल ऑन YouTube। अच्छा, आई हैवंट सीन इट। जी जी, देखिएगा जरूर, मजे की। सिनेमा में तो रिलीज ही नहीं हो रिलीज पाई, नहीं हुई थी, तो बिल्कुल। मुझे बड़ा दुख था इस बात का कि ये जो है गला घोंटना नहीं होना चाहिए। देखिए, वी कैन अग्री टू डिसएग्री, जरूरी नहीं है कि हम हर बात पे मुत्तफिक हों, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि आपकी राय नहीं होनी चाहिए, या आप मुझे नहीं कह सकते कि ये आपकी राय गलत है। आपको नहीं पसंद आ रही होगी, ठीक है, आप बेशक ना माने, लेकिन ये जो टॉलरेंस है ना, ये थोड़ा सा वापस लाने की जरूरत है, और जो इनटॉलरेंस है उससे थोड़ी सी हमें लड़ने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह से तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जहाँ जिसकी बात नहीं माननी तो बस बंद करा दो, उसको चुप करा दो, फिर आगे क्या होगा? मतलब खौफनाक सी बातें होंगी फिर आगे। बिल्कुल जी। अच्छा जी, आपने फिर एक मैसेज लिखा है। कोरोना has proved that everything around us is so temporary. Things, our lives revolve around work, gym, malls, movies, society, all have gone for a toss as we are learning to live. Without them, it has taught us that in the end, it is our own home and family that keeps you safe. I loved lockdown. You loved lockdown. मुझे इतना मजा आया लॉकडाउन में, क्योंकि मैं समुद्र के बड़े करीब रहती हूँ कराची Okay. में, तो वो उन्होंने पेडेस्ट्रियंस ओनली जोन बनाया हुआ था। मैंने भी साइकिल खरीदी, उस वक्त एक कल्चर स्टार्ट हो जी, गया जी, साइकिलिंग साइकिल का, कल्चर हर शुरू हुआ एक था। साइकिल खरीद रहा जी। था, तो इतना सेफ हो गया था क्योंकि गाड़ियां बहुत कम हो गई थी, ट्रैफिक बहुत कम रिड्यूस हो गया था और साइकिल सड़कों पे पे। मोबाइल छीन के भागना वैसे ही बड़ा मुश्किल है। वो हो ही नहीं
रहा था। हाँ नहीं, अगर हो भी जाए तो पकड़ने का चांसेस ज़्यादा है। अनलेस एंड अनटिल बहुत कोई साइकिलिस्ट जबरदस्त किस्म का हो, हाँ, जिस तरह कोई रेसर ही आ लंदन जाए। वगैरह में मैंने देखा हुआ है कि वो साइकिल पे ही मगिंग करते हैं, वो कमाल है वो। हाँ, लंदन में है वो, आके यूं मैंने खुद snatch अपनी करते आंखों से हैं। देखा हुआ है, फर्स्ट हैंड देखा हुआ है कि वो Yes. साइकिल पे है और वो क्या साइकिलिंग की थी उसने, वो कोई फिल्म का हीरो लग रहा था, वो इतनी स्पीड में कर गया था कि मैं कहता हूँ कमाल था वो। मगर इंटरेस्टिंग बात अब आप चेक करिए, 23 मार्च को आप ये तस्वीर लगाती हैं 2020 को, जिसके अंदर आपने कहा है कि तमाम दुनिया एवं ही है और फजूल में है और कोई फायदा नहीं है, और 8 मार्च को आपने वो लगाई हुई थी गुनाहगार और। तो वो 15 नहीं दिन के इसका- अंदर वो दुनिया भी कैसे तब्दील हुई आप ये देखिए। देखें अब इंसान का स्टेट ऑफ माइंड जो है एग्जैक्टली 15 दिन में आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसे चेंज हुआ है? एब्सोल्युटली कुछ हुआ होगा। कोविड आ गया, 15 मार्च को ही तो एक्चुअली आया था, ये तो मैं आपसे कह रहा था 14-15 मार्च वही कह रही लॉकडाउन हूँ, स्टार्ट हुआ। उससे पिछले साल की होगी ना तस्वीर। हाँ। मुझे कोई बात ट्रिगर की होगी 15 दिन बाद, और मैंने सोचा होगा कि निकालो वो नहीं, तस्वीर। अब तो आपकी सही ट्रिगरिंग हुई थी क्योंकि एक्चुअली में लॉकडाउन हो चुका हुआ था और दुनिया एक बिल्कुल शॉक में थी कि क्या है भाई, क्या ये? है, और वो बड़ा डरावना वक्त बहुत था। डरावना वक्त था और समझ दुनिया भर से हमें आपको पता खबर ही नहीं जिस था किस्म है की, क्या, किससे डरना है, किससे किससे डरना बचना है, है। क्या- अमीन अजीब ही एक वक्त था तो वो। वो बिल्कुल एक बड़ा खौफनाक और बहुत अजीब वक्त था जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। सबसे बड़ी बात ये थी जी। थ्रो बैक टू सनियर हैप्पियर बिजियर टाइम, सोनो चंदा सीजन 2 वर्किंग। ये भी देखो मैं ट्रिगर हुई हूँ। ये अब 11 वही zone मई है को मेरा। आपने पुरानी तस्वीरें निकालनी फिर से एक बार, हाँ। है ना? कुछ हुआ होगा, मैं मिस कर रही हूँ अपने फ्रेंड्स को। उसमें नादिया अफगन है, बिल्कुल, तारा महमूद तारा है, महमूद, बुशरा अंसारी साहिबा हैं, हाँ, अली सफीना, ज़ारा तरीन, ये ज़ारा सब लोग तरीन। हैं। तो ये आपने उस जमाने में फिर पुरानी गैलरी खोली अपनी। ये 2019 में आई हैड अ डिनर फॉर एक्ट। ओके, आप एक्ट से तो वाकिफ हैं, जी, जी, जी। एक्टर्स कलेक्टिव ऑफ पाकिस्तान, विच इज़ द ओनली एक्टर्स यूनियन दैट वी हैव। कुछ अहम फैसले भी होने थे, कुछ एक्टर्स को जमा करके उनसे राय मशवरा लेके, तो मैंने एक डिनर किया था क्योंकि ये एक लोग साल पहले 2019 में 2019 में, क्योंकि उस वक्त सुनो चंदा की शूटिंग अभी अभी खत्म हुई थी। ओके। और ये लोग भी थे जो आउट ऑफ टाउनर्स हैं, इसमें नौमान मसूद भी थे, इसमें बहुत ओके। से लोग थे जो लाहौर इस्लामाबाद से आए हुए थे उस वक्त। सो वी हैड दिस डिनर, इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल डिनर। बड़े मजे का ये खाना था जब बहुत सारे आर्टिस्ट कम्युनिटी बिल्कुल। एक अंडर वन रूफ, एंड यू नो इट वाज अ वेरी फन डिनर। मगर आपको याद आया ये कोविड के दिनों, तस्वीर निकाली आपने, कहा कि यही लगाऊंगी। ठीक है। हैप्पी बर्थडे शीमा जी, सेलिब्रेटिंग 70 years of life, lives in excellence and commitment to dance, performing arts and social activism, a woman for all season and all the right reasons. ये आपने उनकी बर्थडे पे गालिबन उनकी सालगिरह थी, शी वाज टर्निंग 70, सो इट वाज क्वाइट अ माइलस्टोन बर्थडे। Okay. ये नहीं कि घर में इनके लॉन में इनकी सालगिरह होती है, दिसंबर में ही होती है ये जनवरी में आपने लगाई तस्वीर। या फिर जनवरी में होती है। Okay. आई रिमेंबर कि बस विंटर सीजन था, यहाँ भी बॉनफायर थी और चाहे टेम्परेचर जो भी हो, नहीं, वो बट इट वाज अ बिल्कुल। फन इवनिंग एंड वी वर सेलिब्रेटिंग हर। बहुत गाना सवाल बजाना। मैं आपसे सिर्फ ये करना चाहूंगा कि आपने स्वेटर पैंट्स को देख के लिया था या पैंट स्वेटर को देख के लिया था? क्योंकि जो मैचिंग हो रही है उसमें से कोई एक चीज तो आपने मैच की है किसी के साथ। मैं अक्सर ये करती हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट लुक्स इज मोनोक्रोमैटिक। एज यू कैन सी इवन टुडे आई एम वेयरिंग Yeah. मोनोक्रोमैटिक। आई फील इट लुक्स वेरी नाइस। बट व्हाट केम फर्स्ट आउट ऑफ दीज टू? आई थिंक पॉसिबली द पैंट्स, आई आल्सो थिंक because you do your basics ना, Yeah. and then you can wear anything on top. एग्जैक्टली। So, yeah. तो ये बाद में आपने बाद उसके में बाद स्वेटर में, की शॉप की थी। ठीक है, अच्छा जी। करंट मूड आपका चल रहा था, ओनली अ फ्यू मोर मेंटल ब्रेकडाउन्स अंटिल द न्यू ईयर, कम ऑन पीपल, वी कैन डू दिस। This was the time when I was going through, I think, a lot of anxiety. Then later I became depressed also. बट ये मेरा वो वक्त था कि मुझे एक्चुअली इतनी प्रॉपर लेवल की एंग्जाइटी हो रही थी कि मतलब मुझे ER जाना पड़ता था। मैं गई कोई 2 मरतबा रात के वक्त, मुझे पैनिक अटैक हो रहा था और उस वक्त मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो मुझे बहुत डर लगता था कि ये मुझे क्या हो रहा है। क्योंकि आई थिंक सबसे ज़्यादा खौफनाक बात ये होती है जब इंसान को पता ही ना हो कि हो क्या रहा है। इंसान को जब एक दफ़ा समझ आ जाए कि ओके मुझे ये प्रॉब्लम है और इसका ये हल और इलाज है और अगर मैं ये करूँगी तो ये ठीक हो सकता है वगैरह वगैरह, तो फिर आप पैनिक नहीं करते। जब आपको पता ही ना हो कि बैठे बैठे आपकी दिल की धड़कनें तेज़ हो गई हैं, आपके ठंडे पसीने छूट रहे हैं, तो आप खौफ में आ जाते हो कि पता नहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा, मैं मर तो नहीं रही। सो एंड आई लॉस्ट माई फादर लाइक दैट, बिकॉज मेरे अब्बा की भी डेथ इसी तरह बड़ी सडन सी हुई थी कि वो बस जल्दी, उन्होंने कहा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, हम ER में गए एंड ही हैड अ कार्डियक अरेस्ट। Okay. सो अब वो आपके फियर्स होते हैं पीछे एट द बैक ऑफ योर माइंड, और वो ट्रिगर हो जाते हैं जब कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, तो वो पीछे होता है, आपको पता भी नहीं होता कि हो क्या रहा है, बट वो थ्रू थेरेपी एंड साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, कुछ दवाइयाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हुआ। ओके। और ये है फैमिली टाइम एट द दिल्ली।
If there's one thing I've done a lot during this pandemic, it's been choosing to spend some more time with family and opting for time with aunts, uncles, cousins on a priority basis. It felt good to take things slow. Smell the roses and appreciate everyday wonders. तो roses तो इसमें कहीं मुझे नजर नहीं आ रहे. वो एक कहावत है, smelling the roses means that अच्छा वो वाला. हाँ, मैं तो आप literally believe करते हैं, लेकिन जो आपने लिख दिया हम तो वो ढूंढते हैं. अंग्रेजी की कहावत है कि take time to smell the roses, which means कि pause करो, और ये जो fast motion में चल रही है ना लाइफ, उसमें आप बहुत सी चीजें इग्नोर कर देते हैं या स्किप कर देते हैं. ये उन दिनों में सिर्फ ये चीज थी या ये उसके बाद भी आप अब करती हैं? उसके बाद भी आई थिंक थोड़ा बहुत हम करते हैं कॉन्शियसली. इस दौर में कुछ चीजें हमने दोबारा से मतलब अपने आप को रिमाइंड किया कि यार ये होना चाहिए और ये अच्छा लग रहा है और मजा आ रहा है. सो आई थिंक नाउ वी डू ऑल ऑफ अस मेक अ मोर ऑफ अ कॉन्शियस एफर्ट कि चाहे वंस अ मंथ कर लो बट मिलो. मिलती हैं आप. ठीक. वेलकम बैक. अवाम का सवाल. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शाम रज़ा है. मैम मेरा सवाल आपसे है, ज़िंदगी के तवील करियर में कोई ऐसा किरदार या ऐसा ड्रामा जिसने आपकी ज़ाती ज़िंदगी में कोई गहरा असर डाला हो? मेरा नहीं ख्याल. आई नो कि मैं बहुत डिस्टर्ब थी जब मैं वो ड्रामा जिसमें ज़ारा नूर अब्बास भी थी, दैट वाज फांस. तो उसका सब्जेक्ट इतना डार्क था बट ज़रूरी था. और एंड में मतलब वो था कि बेसिकली एक माँ जो है अपने बेटे के लिए ओवर प्रोटेक्टिव है. उसका बेटा जो है वो प्रिटेंड करता है कि वो ज़रा सा मेंटली चैलेंज्ड है, लेकिन वो नहीं होता और वही निकलता है रेपिस्ट. ओके. राइट. एंड जब माँ को पता चलता है बहुत आगे जाके, वो पहले तो बहुत बचाती है उसको क्योंकि वो बिलीव करती है कि तू कर ही नहीं सकता ऐसा गलीज काम. तो फिर वो उसी के खिलाफ खड़ी हो जाती है और कोर्ट तक जाती है और उस लड़की को साथ लेके जाती है. शहजाद शेख ने कैरेक्टर किया था. ही प्लेड इट वेरी वेल. इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग. बहुत चीखना चिल्लाना था, थप्पड़ मारना, वायलेंस, और ये कॉज भी ऐसा था. इट्स अ वेरी डार्क सब्जेक्ट. आई वाज वेरी डिस्टर्ब्ड. कुछ दिन ऐसे होते हैं जो भारी पड़ जाते हैं आप पर, मतलब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, डिप्रेशन भी होती है. कुछ अरसा रहा बट आई डोंट थिंक कि कोई लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट होता कोई है. लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट नहीं था. जी. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीबा नूर है. मैम मेरा सवाल आपसे है कि आपके नज़दीक में आने वाले अदाकारों में सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी खामी क्या है? नए एक्टर्स की एक खूबी और एक खामी. अच्छा सवाल है. आई थिंक एक लिहाज से जो नए एक्टर्स अब आ रहे हैं ना, एक तो ग्रूमिंग के लिहाज से आई वुड से बहुत अच्छे हैं क्योंकि अवेयरनेस कहीं ज़्यादा है. यही सोशल मीडिया की वजह से एक्सपोजर है. तो यानी कि फील्ड में आने से पहले भी एक इंसान को, एक बच्चे को बहुत कुछ पता होता है कि उसकी लुक क्या होनी चाहिए, फलां कैसे बिहेव करता है. हमारी जनरेशन, हमने तो आके खुद तजर्बे कर के खुद अपने तजर्बों से सीखा और फिर तो कुछ ऑब्जर्वेशन से सीखा. लेकिन आई थिंक आज के बच्चों को जो एडवांटेज है वो ये है कि आने से पहले ही उनके पास वक्त है, मौका है अपनी तैयारी पकड़ने का. वेदर इट्स योर लुक्स, वेदर इट्स योर फिजिकलिटी और इवन योर क्राफ्ट, आप कर सकते हैं. तो ये तो आई थिंक इनका एडवांटेज है, ये इनकी खूबी है कि जब ये आते ही हैं तो ये इनका लेवल यहाँ होता है, वो यहाँ से नहीं आते. खामी ये है कि एवरीवन वांट्स अ शॉर्टकट एंड बहुत इम्पेशेंट हैं लोग. तो वो जो एक पेशेंस के साथ एक प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है और बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, और अब आते ही अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आपको नहीं आना चाहिए. आप पहले समझें तो सही कि ये काम क्या है. सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना, उनको स्पेस देना, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना कि अच्छा सेट पे बिहेवियर क्या होना चाहिए. तो वो आई फील वो आते हैं विद अ स्वैगर और वो फॉर ग्रांटेड ली जाती है कि हाँ मेरी तो इतनी फॉलोइंग है तो अच्छा ये भी मसला है, ये भी एक खामी है कि आजकल सोशल मीडिया की वजह से बहुत सी हमारी कास्टिंग हो रही है क्योंकि किसी के पता नहीं 15 मिलियन या 20 मिलियन या जितने भी मिलियन फॉलोअर्स हैं तो वो फिर पॉपुलर होता है, उसकी वजह से ड्रामा देखा जाता है. अब ज़रूरी नहीं है कि वो टैलेंटेड एक्टर हो. तो ये आई फील एक खामी के ज़िम्रे में आता है. ओके. जी. मेरा नाम इसरार अहमद है. मेरा आपसे मैम एक क्वेश्चन है. जी. आजकल के दौर में ना हर चीज़ सोशल मीडिया पे आ रही है, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से कैसे दूर रखती हैं? अगर आप मेरा सोशल मीडिया देखें, ये वो दौर है जिसमें मैंने कुछ पर्सनल बल्कि बातें शेयर भी की हुई हैं. आई एम सरप्राइज्ड बिकॉज़ आई हैवंट विजिटेड माय ओन सोशल मीडिया इन अ व्हाइल. तो मैं नहीं शेयर करती एंड वो एक चॉइस है बाकायदा, क्योंकि वो एक पैंडोरास बॉक्स है. इट्स लाइक दिस, मैं अगर अपने घर का गेट खोल दूँ और घर का सामने का दरवाज़ा भी चिटखनी लगाना छोड़ दूं तो फिर मुझे तैयार होना चाहिए जहनी तौर पे भी कि कोई भी अंदर आ सकता है. और जब वो अंदर आएगा तो जाहिर बात है उसकी अपनी राय होगी, उसकी अपनी सोच होगी, वो कुछ भी कह सकता है. फिर मेरा ये कहना कि तुम ये क्यों कह रहे हो या तुम अंदर कैसे आए, अरे भाई आपने गेट बंद क्यों नहीं किया. तो ये गेट बंद रखना और घर का सामने का दरवाज़ा अपनी हिफाजत करना ये आपका अपना फ़र्ज़ है. तो आई फील ये प्राइवेट लाइफ शुड रिमेन प्राइवेट. आई रियली बिलीव दैट.
मगर अब नया उस पर जो आर्गुमेंट आता है वो कहते हैं, जैसा आपने भी एग्जांपल दी थी कि घर का दरवाज़ा खोल देते हैं और कोई अंदर आ जाए तो फिर आप नहीं कह सकते। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दरवाज़ा हमने खोल दिया है, जो घर के अंदर है वो इतना पॉजिटिव इंसान हो कि सिर्फ पॉजिटिव बातें करे। अब ये तो आप चोरी चकारी की बात ना करे, कंट्रोल कैसे करेंगे आप? अब आप खुद बताइए लॉजिकली। मगर नहीं, वो कह रहे हैं कि ये अब ऐसे ट्रेन करें इनको कि हमने आपको सब कुछ दिखा दिया। कौन करेगा ट्रेन? मतलब उम्मीद ये है कि आप ऐसे ट्रेन हो जाएं कि जो भी अंदर आए और जो भी आपकी ज़िंदगी के बारे में हम सब दिखा रहे हैं, आप सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करें, कोई तनकीद ना करे, कोई इस पर गलत बात ना लिखे, ना कीड़े निकालें, ना कुछ करें। पॉजिटिव चलना चाहिए सब कुछ। वो तो है, वो तो अंडरस्टूड बात है कि सबको पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन हम सबको ये भी पता है कि कोई भी सिचुएशन या दुनिया जो है वो एक आइडियल जगह नहीं है। हर सिचुएशन में उतार चढ़ाव हैं, गिव एंड टेक है, प्रोज एंड कॉन्स हैं। कोई भी सिचुएशन परफेक्ट नहीं है और फिर वही कॉन्फ्लिक्ट पे दुनिया कायम है ना, दिन और रात। और ड्रामा भी, हमारी कहानी भी कॉन्फ्लिक्ट पे ही एग्जिस्ट करती है, तो दुनिया भी हमारी कॉन्फ्लिक्ट पे एग्जिस्ट करती है। अब आप परफेक्शन की बात कर रहे हैं कि जो भी आएगा वेल बिहेव्ड होगा, ये कैसे मुमकिन है? हाँ नहीं, मुमकिन तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना। अच्छा, हैशटैग पॉजिटिविटी भी तो लगाना है। अच्छा ठीक ओनली। Ajman, thank you so much for being on the show. It was lovely to have a Thank you for inviting me. It's been wonderful being here. What a lovely audience. बड़े मजे के सवाल पूछे आप सबने. Thank you so much. Thank you so much और आप सबका बहुत शुक्रिया. Thank you.